आइए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये देखिए क्लास 9th का 5th चैप्टर है। 5th चैप्टर में सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी अदर स्टेट में भी ये 5th चैप्टर ही है आपका यूक्लिड की ज्यामिति। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हमें जाननी है। ठीक है, आपके ये यूक्लिड के फादर जो हैं, ठीक है, द फादर ऑफ ज्योमेट्री के फादर, ये इनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। ठीक है, 2D हो या 3D हो, ज्योमेट्री से ज्यामिति से जितना ज़्यादा इन्होंने इनका योगदान रहा है तो उससे मुकाबला आप किसी दूसरे गणितज्ञ का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ इन्होंने कुछ ऑक्जिम्स और कुछ पॉस्टुलेट यानी कुछ अभिधारणाएं और कुछ अभिग्रहित भी दिए हैं, हम लोग उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये अभिग्रहित हैं यानी ऑक्जिम, ये क्या है आपके, ये हैं आपके ऑक्जिम। ठीक है, इनको ऑक्जिम्स भी बोलते हैं, ऑक्जिम्स। ठीक है, ऑक्जिम्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और कुछ जो है इसके अलावा पास्टुलेट हैं, ये अभिधारणाएं जो हैं ये आपकी पास्टुलेट हैं। ये क्या है, पास्टुलेट, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पास्टुलेट। ठीक है, पास्टुलेट। तो ये हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। आइए वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तो आप जान गए कि यूक्लिड जो थे वो कौन थे, ज्योमेट्री के फादर, उनकी आपने तस्वीर भी देख ली। आप देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो डिफिनेशंस हैं जो यूक्लिड की ज्यामिति में उन्होंने मानी हैं या मानी जाती हैं। ठीक है, एक की सबसे पहले बिंदु क्या होता है, तो बिंदु क्या होता है यूक्लिड के अकॉर्डिंग, क्या है भाई, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। आप कहीं पर भी एक इस तरीके से बिंदु बना दें तो क्या इसका कोई अन्य भाग है जो नहीं परिभाषित कर सकते ना, या इसे हम और छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अब बिंदु भी कई बिंदुओं से, सूक्ष्म बिंदुओं से बना होगा, लेकिन वो अभी शामिल नहीं किया गया। हम कोई भी आकृति बनाते हैं 2D की 3D की, तो हम बिंदु को ही आधार हमने माना है। ठीक है, जैसे कि तत्वों में हम लोग परमाणु को मानते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये धारणा मानी गई है कि जो बिंदु होता है वो सबसे छोटा भाग है। ठीक है, जिसका कोई अन्य भाग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ज्यामिति की दृष्टि से। अब दूसरा है रेखा। तो रेखा, आप कोई लाइन खींचते हैं तो ज्यामिति के अकॉर्डिंग रेखा क्या है, तो बिंदुओं का ऐसा समूह है जिसमें चौड़ाई नहीं होती। क्या है, जिसमें चौड़ाई नहीं होती। तो ये आपकी दूसरी परिभाषा हो गई रेखा की, कि चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा क्या होती है, बिंदुओं का ऐसा समूह जो लंबाई तो रखता है परंतु चौड़ाई नहीं रखता। ठीक, तीसरा है आपका, ये दो हो गए। तीसरा है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। कोई भी आप लाइन खींच लें उसके एंड पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। उसके एंड पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। ये तीन परिभाषा हो गई। चौथा पॉइंट है, चौथा है एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। किसी भी सीधी रेखा को यूक्लिड ने क्या बताया, जैसे आपने कोई लाइन खींची तो पहले से पहले था कि इसका अंतिम बिंदु जो होते हैं वो हमेशा बिंदु ही होते हैं, जो अंतिम सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। तो इसी तरीके से चौथे पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो कोई भी सीधी रेखा होगी, ठीक है, तो इसमें कोई भी बिंदु जो होंगे वो सपाट रूप से, सपाट का मतलब है एक सिधान में होंगे। क्या होंगे, अगर कोई सीधी रेखा है तो उसमें सारे बिंदु एक सिधान में होंगे, उसको इन्होंने सपाट बोला यहाँ पर। इसके बाद पाँचवें पॉइंट में बोला गया एक पृष्ठ वह है। अब पृष्ठ का मतलब कोई चौकोर आपका पेज है, तो पृष्ठ क्या होता है, तल क्या होता है, तो तल को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, तो पृष्ठ क्या है, तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो विमाएँ हों उसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई दो विमाएँ होंगी उसे हम पृष्ठ कहेंगे। इसके बाद पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। तो आपका कोई भी पृष्ठ हो तो वो हमेशा एक, देखिए ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा है। अगर आयत होगा तो आमने सामने की समान होंगी, वर्ग होंगी तो चारों रेखाएं बराबर होंगी, वो एक अलग की बात है। लेकिन जो कोर होती हैं, किनारे होते हैं, वे आपके क्या होते हैं, वे हमेशा एक, हमेशा जो होंगे वो रेखाएँ होंगी। और अंतिम परिभाषा है आपकी 7 नंबर पर, कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। जो समतल सपाट होता है कोई भी कभी भी, तो वो इस तरीके का होता है कि इसमें अनंत रेखाएं हो सकती हैं। इसमें क्या होती हैं, रेखाएं हो सकती हैं। ये एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। जिस तरीके से मैंने बोला था एक लाइन में बिंदु सीधी रेखा में होते हैं, अगर एक सीधी रेखा है, उसी तरीके से अगर एक तल सपाट है, कर्व नहीं है, मुड़ा नहीं है, तो इसमें रेखाएं जो होंगी वो रेखाएं भी सपाट होंगी। ठीक है, सभी सीधी रेखाएं होंगी, कर्वदार टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नहीं होंगी। अगर हम कोई एक कर्व टेढ़ा मेढ़ा ले लें इस तरीके का, जैसे झंडा लहरा रहा है जब, तो उसमें जो रेखाएं होंगी क्या वो कभी एक सीधी रेखा हम मान सकते हैं अगर उसके तल पे हम खींचें, नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा अगर सपाट तल है तो उस पर जो रेखाएं होंगी वो भी क्या होंगी, सपाट होंगी। ये एक परिभाषा कुछ इन्हें
ये कुछ ऐसी बेसिक परिभाषाएं हैं जिन्हें यूक्लिड ने अपनी धारणा में प्रयोगों के आधार पर माना, ठीक है, और उन परिभाषाओं को अनुभव के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, ऑक्सिम्स की, ठीक है। ऑक्सिम्स और अवधारणा में फ़र्क क्या है, आइए ये भी जानते हैं। अब देखिए भाई, जो आपकी अभिग्रहित होती हैं यानी ऑक्सिम्स, ये क्या होते हैं? तो ऑक्सिम्स जो होते हैं ये ऐसी अभिधारणाएं हैं जो एक तो ज्यामिति के अलावा सभी जगह मान्य है, ठीक है, और इन्हें किसी नियम द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता, इन्हें मान लिया गया है। अभिग्रहित और अभिधारणाएं दोनों मानी गई हैं, दोनों का मतलब ही मानना ही है पहले से, ठीक है। तो अभिग्रहित जो है, ऑक्सिम्स जो हैं वो हर जगह लागू होते हैं, और जो अभिधारणाएं होती हैं वो किसी एक विशेष गणितीय संक्रिया के लिए जो धारणाएं मानी जाती हैं उन्हें हम अभिधारणा कहते हैं। तो जो सिर्फ ज्यामिति के लिए मानी गई हैं वो अभिधारणाएं हैं, और जो जनरल बात मानी गई है जो हर जगह लागू हैं वो ऑक्सिम्स यानी अभिग्रहित है। तो अभिग्रहित की अगर हम बात करें तो देखिए, पहली अभिग्रहित क्या है आपकी, जो यूक्लिड की अभिग्रहित है उसमें हम पहली अभिग्रहित की अगर बात करें तो पहली अभिग्रहित कहती है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर दुनिया में दो वस्तुएं हैं, जैसे आपके पास दो आइसक्रीम हैं, आइसक्रीम के कोन्स हैं, अगर वे दोनों वस्तुएं, ठीक है, जो एक ही वस्तु के बराबर है, एक तीसरा कोण है उसके अगर बराबर है दोनों कोण, तो वो कोण भी आपस में बराबर होंगे। या इस तरीके से मान सकते हैं कि ए बी सी तीन लोग हैं, अगर लेंथ जो है ए की जितनी है वही सी की है, वही लेंथ सी की है, बी की जो लेंथ है वही लेंथ इसकी भी इसके इक्वल है और इसकी भी इसके इक्वल है, तो सेम आपकी ए और बी की भी लेंथ इक्वल होगी। ये पहला आपका ऑक्सिम्स यानी अभिग्रहित कहता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं उसी तरीके से आपकी वो दोनों वस्तुएं भी बराबर होंगी, ठीक है। जैसे कि शून्य ताप का नियम अगर आप लोग जानते होंगे, आगे पढ़ेंगे कि कोई चीज़ अगर ए कोई पदार्थ है वो बी के समान ताप में है, बी पदार्थ है वो सी के समान है, मतलब ए सी के समान है और बी, तो फिर ए और बी का भी टेम्परेचर आपस में बराबर होगा। ये ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है, ये इसी तरीके से आगे क्लासों में पढ़ोगे आप लोग। तो अब आइए दूसरे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरे पॉइंट में कहता है कि यदि बराबरों को बराबरों से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यानी जैसे एक संख्या से आप उदाहरण ले सकते हैं, पूरी संख्या 3 है, पूरी संख्या 5 है, तो इनको जोड़ा जाए तो पूरी संख्या 8 ही आंसर आएगा कि नहीं। 5 में से अगर 3 घटाया जाए तो पूरी संख्या 2 ही आएगी, तो वो अगला पॉइंट है आपका, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है वो जोड़ के विषय में है और जो तीसरा पॉइंट है वो घटाने के विषय में। तो उस समय ये बात जब चीज़ें गिनी जाती हैं, जैसे 10 लोग हैं एक कमरे में और 5 लोग और आ गए, तो पूरी संख्या 15 लोग ही होंगे रूम में। तो अगर हम बराबरों को बराबरों से जोड़ें तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको अगर जोड़ा जाए या पूरी चीज़ है कोई, उनको जोड़ा जाए तो वो एक नई चीज़ जो बनेगी वो भी एक पूर्ण चीज़ ही बनेगी, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका, तीसरा हो गया घटाने का, सेम इसी तरीके से। अब चौथे की बात करते हैं हम लोग। चौथे अपग्रहित में क्या है, चौथी अपग्रहित कहती है आपकी कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक वृत्त है, ठीक है, इसके ऊपर ठीक एक दूसरा वृत्त अगर रख दिया जाए और इसको पूरी तरीके से ढक ले, ठीक है, तो इसकी हर चीज़ बराबर होगी। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी इसका केंद्र सेम होगा, इसकी जो त्रिज्या होगी वो भी सेम होगी अगर संपाती हैं तो, ठीक। तो ये इन्होंने बोल दिया, दुनिया की कोई भी चीज़ अगर संपाती है, एक के ऊपर एक फिट बैठ जाती है एक के ऊपर एक, तो फिर उसके सारे अंगों की माप एक दूसरे के बराबर होगी। ये यूक्लिड की चौथी धारणा है। और पाँचवीं, ठीक है, अभिधारणा नहीं, अभिग्रहित है यानी ऑक्सिम। ये बिल्कुल सत्य है, हर जगह सत्य है, हर चीज़ के लिए है ये कथन। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। दुनिया की कोई भी चीज़ है, आपके पास मान लीजिए एक गेंद का टुकड़ा है, ये पूर्ण चीज़ है, ठीक है। अब इसका कोई भी हम छोटा सा भाग एक काट लेते हैं तो जो ये पूर्ण है वो इस छोटे वाले भाग से तो हमेशा बड़ा ही होगा ना। आप एक आम लेते हैं, आम के पीस काटते हैं तो आपका पीस जो होगा वो छोटा होगा और जो पूरा आम होगा वो तो हमेशा उस पीस से बड़ा ही होगा ना। तो यही बात आपके इस कथन में बोली गई है कि पूर्ण कोई भी चीज़ हो अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी पूर्ण चीज़ है वो अपने भाग से हमेशा बड़ी होती है। इसके बाद ये देखिए, आपके 9th क्लास में 5 अपग्रंथियाँ भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये 2 इंपॉर्टेंट भी हैं, इनको भी सीख लीजिए। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अगर एक वस्तु है, ठीक है,
अगर उसका दुगना करें, उसके दुगने, ठीक है, तो वो रूप में बराबर होंगे। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, मतलब माप में बराबर नहीं होंगे। अगर कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, गेंद है, तो अगर हम उसको जस्ट डबल कर दें, दुगना कर दें, तो उसकी आकृति वही रहेगी जो पहले से है। वो अगर गोला है तो गोला ही रहेगा, तो वो बराबर ही रहेगा, परस्पर देखने में आपको समान ही लगेगा। ये है, ठीक है, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। और सातवां है आपका, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये इस कथन का मतलब हो गया कि अगर कोई इक्वल चीज़ है, जैसे मान लीजिए गेंद है, इसके हमने इक्वल पार्ट किए, तो आपकी आधी गेंद और आधी गेंद एक जैसे ही तो दो भाग बनेंगे। तो ये बात बोली है, एक ही वस्तु है और उसके अगर हम आधे आधे भाग करें तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन आप हो सकती है आपको। अब आप रंगीन गेंद ले आएंगे, एक आधी काली और एक जो है, और उसको काट देंगे, कहेंगे देखिए आधा भाग काला अलग है, वो लाल है। तो इस तरीके का नहीं, बराबर होने का मतलब है मात्रात्मक रूप से, आकृति से। अगर वो, क्योंकि यहाँ ज्यामिति की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, तो वो देखने में अगर अर्धगोला है तो दूसरी वाली भी अर्धगोला होगी, ठीक है। एक परिप्रेक्ष्य ये भी है। बाकी हम लोग वजन में भी देखते हैं, ये बात लागू होती है। अगर एक सेब लें, उसको बीच से काट दें, तो आधा आधा सेब बिल्कुल वजन में बराबर भी होगा, एक जैसा भी लगेगा, ठीक। तो इसीलिए इनको ऑक्जिम के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपको 7 ऑक्जिम जो मैंने बताया, जिसमें से 5 आपके मुख्य हैं, इनको पॉइंट वाइज, नंबर वाइज याद रखेंगे तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये नंबर आप लोग डाल सकते हैं, कौन कौन सा है। अगर नंबर हम लोग डालना चाहें तो ये आपका, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और नीचे 6 और 7 है। फिफ्थ तक आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अभिग्रहित की। किसकी बात करते हैं? अभिग्रहित की कर चुके हैं, अब अभिधारणा की बात करते हैं। तो देखिए, अभिधारणा पहले की बात अगर हम लोग करें तो पहली अभिधारणा क्या कहती है? पहली अभिधारणा बोल रही है, ये भी क्रम से याद रखिएगा। अभिधारणा एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये सिर्फ ज्यामिति के लिए लागू हैं बातें। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। आप बिल्कुल सीधी रेखा एक बिंदुओं को मिलाकर खींच सकते हैं, क्योंकि हमको ये बात मालूम है पोस्टुलेट में, ऑक्जिम में, अभिग्रहित में, कि किसी भी रेखा के अंतिम बिंदु क्या होते हैं? अंतिम सिरे बिंदु होते हैं। तो अतः बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्यों खींची जा सकती है? तो यूक्लिड की ऑक्जिम यानी अभिग्रहित एक के अनुसार, ठीक है। अब अभिग्रहित अभिधारणा, अभिग्रहित नहीं, ये ध्यान रखिए, अभिधारणा है। अभिधारणा वो अभिग्रहित एक दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, ठीक। फिर तीसरी की बात करें, अभिधारणा 2, ये इसी से संबंधित है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अभिधारणा 2 की बात करें तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। आपका कोई रेखाखंड है, ठीक है, या लाइन सेगमेंट जिसको बोलते हैं, इसके एंड तो आपको पता ही है। अगर इसको हम बढ़ाएं तो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं और आगे अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये अभिधारणा 3 कहती है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो अब अगर इसको हम किस अभिग्रहित से जोड़ें तो इसको हम जोड़ सकते हैं कि जो बिंदु होते हैं किसी भी तल पे अनंत बिंदु होते हैं, तो दो बिंदुओं की सिद्धांत पे हम अन्य और बिंदुओं को भी बढ़ा सकते हैं और उनकी कोई भी सीमा निश्चित नहीं, हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अभिधारणा 3 की बात करें तो किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। अगर आपके पास एक केंद्र हो और एक त्रिज्या हो तो इसका यूज करके हम एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा ज्यामिति में आकृति अलग है, इसलिए इसको एक अलग अभिग्रहित में शामिल कर लिया गया, एक अलग अभिधारणा में शामिल कर लिया गया, ठीक है, पोस्टुलेट में, कि अगर हमारे पास एक केंद्र है और कोई भी त्रिज्या है, यानी एक त्रिज्या है, तो उस एक केंद्र और एक त्रिज्या का यूज करके हम लोग क्या खींच सकते हैं? एक वृत्त बना सकते हैं। उसके बाद अभिधारणा 4 क्या है, ध्यान रखिएगा। तो अभिधारणा 4 कहती है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सभी समकोण एक दूसरे के कैसे बराबर होते हैं? कि कहीं पर भी हो, मान लीजिए एक समकोण आप जानते हैं, एक ज़मीन फर्श पर दीवार खड़ी है, तो ये कोण जितने अंश का होगा। अब इसी तरीके से कोई मेज का पावा खड़ा हुआ है अगर ज़मीन पे, तो उसके बीच में भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समकोण का मतलब एक तल पर लंबवत अभिलंबवत कोई चीज़ खड़ी है तो उसको हम लोग समकोण कहते हैं। तो समकोण में अगर अंश माप देखेंगे तो ये 90 अंश निकलेगी, तो हर जगह 90 अंश निकलेगी। तो यही बात बोली गई कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये अभिधारणा है, ज्यामिति के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला है, अगला अगर हम लोग करें तो अगला क्या है? पाँचवां। अब पाँचवां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाँचवें को थोड़ा अलग अलग ढंग से भी समझ सकते हैं हम लोग।
देखिए क्या है, पाँचवें में कह रहा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरे, ये दो रेखाएं और एक सीधी रेखा गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। मान लीजिए इस तरीके से कर रही हैं कि इनका और इनका जोड़ जो है 180 से कम है। मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, इनका कोण 1 और कोण 2 का जोड़ जो है 180 से कम है। तो ये तभी संभव है जब ये रेखा इस तरीके से कुछ झुकी हो, ठीक है, ये तभी संभव है। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर ये कहीं कट करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी। तो अच्छा, कट करने से क्या होगा, रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो इनका कहना है कि अगर जिस तरफ इधर का कोणों का योग कभी 180 से कम नहीं होगा तो इधर ये नहीं मिलेंगी, जिधर कम होगा उसी तरफ इनको अगर बढ़ाया जाएगा तो ये काटेंगी। तो एक इस तरीके से भी हम इस अवधारणा को बोल सकते हैं, और एक अवधारणा इसी बात को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि सीधी रेखाओं को यदि दो एक तिरछी रेखा काटे तो अगर इन रेखाओं को बढ़ाने पर ये एक दूसरे को काटती हैं तो उसी ओर बने हुए अंतः संगत कोणों का योग 180 अंश से कम होता है। हम इसको घुमाकर भी हम लोग बोल सकते हैं इस धारणा को, ठीक है। तो जो आपकी लिखी है एट इज, वैसे धारणाओं में चेंज नहीं होता, तो जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में या अलग किसी दूसरे गणितज्ञ की में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये यूक्लिड की पढ़ रहे हैं तो यूक्लिड ने जैसा एट इज लिखा हुआ है आपको वैसा ही याद होना चाहिए, ठीक है। यदि एक ही सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरे, एक दो सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, या एक बार इसको और साफ सुथरा समझ लेते हैं नीचे कि दो रेखाएं सीधी हैं, ये कर्वदार नहीं, लहरदार नहीं है, इनमें एक तीसरी रेखा सीधी रेखा गिर रही है। अब अगर ये दो कोण जिस तरफ बन रहे हैं, जिधर जिनका कोण एक कोण ये दूसरा कोण, तो अगर कोण 1 और कोण 2 का योग 180 से कम है तो जिन दो सीधी रेखाओं के ऊपर ये सीधी रेखा L गिरी है, ठीक है, ये M और N है मान लीजिए, तो इनको उसी ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात ये एक त्रिभुज बनता है। तो ये धारणा इसी के अंदर समाहित है कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों में से 2 कोणों का योग हमेशा 180 से कम होता है। ये यहीं से निकलकर आई एक बात आपकी, ठीक है। तो अब इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, इसे अच्छे से 2 से 3 बार देखें, इन अवधारणाओं और ग्रहण को रट लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी एक्सरसाइज के जितने आपके क्वेश्चन हैं मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।